बिहार में गर्मी से हाल बेहाल है। 337 स्कूल बच्चों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। बिहार में दारोगा समेत 12 की मौत भी अब तक हो गई है। कोचिंग संस्थान आज से 8 जून तक बंद करने के निर्देश दिए गए। कल ही तस्वीर सामने आई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 जून तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया और ये तमाम जो खबरें हैं वो अखबारों में भी छाई हुई है। कहा जा रहा है कि 13 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में गर्मी से 337 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। शेखपुरा से वो जानकारी भी सामने आई थी। फिर सवाल ये उठे थे कि आखिरकार इस गर्मी में भी स्कूल्स क्यों खुले हुए हैं, जहाँ पर कई राज्यों में स्कूल्स को पहले ही बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ अब ये जानकारी है कि कोचिंग संस्थान आज से 8 जून तक बंद कर दिए गए हैं। बिहार में गर्मी से हाल बेहाल हो चुका है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर जो तापमान है वो 45 डिग्री को क्रॉस कर गया है। इस बार बिहार में भी कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। दारोगा समेत 12 लोगों ने जान गंवा दी। सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। सर्वेश, बिहार से जो तस्वीर सामने आ रही है वो चिंताजनक है। कई जगहों पर तापमान अपने आप में कई रिकॉर्डों को तोड़ता हुआ 337 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद ये फैसला कि आज से कोचिंग संस्थान और स्कूल बंद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कल ही इस बारे में मुख्य सचिव ने ब्रजेश मेहरोत्रा ने एक सर्कुलर निकाला था और जिसमें 8 जून तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि 19 जिलों में गर्मी से तकरीबन 350 से अधिक बच्चे बेहोश हुए थे कल, जिसको लेकर एक फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। यह फैसला लिया गया जिसके बाद से स्कूलों को 8 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। सीधे तौर पर देखा जाए तो गर्मी काफी ज्यादा है, 48 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे, वो लगातार उनके बेहोश होने की खबरें आ रही थी। 350 से अधिक बच्चे कल बेहोश हुए हैं, तो ये काफी चिंता की बात थी। और सीधे तौर पे देखा जाए तो गर्मी जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है पूरे बिहार में, उसकी वजह से छोटा सा अपडेट दीजिएगा कि जिन बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी फिलहाल उनकी कंडीशन कैसी है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए कई जगहों पे अभी इलाज चल रहा है। कई बच्चों को हालांकि फौरी तौर पे अस्पतालों से राहत मिल गई है, उनको वहां से रिलीज कर दिया गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी, तो उनका इलाज अभी भी चल रहा है। कुल 19 जिले हैं प्रिया, जहाँ पे 350 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए थे। इस तरह से कहा जाए तो चाहे वो मुजफ्फरपुर की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें, नवादा की बात कर लें, गया की बात कर लें, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर बहुत सारी संख्या में शेखपुरा में भी स्कूली बच्चों के बीमार होने की खबर आई थी। तो ऐसी परिस्थिति में कई जगहों पर अभी भी बच्चों का इलाज चल रहा है। अच्छा सर्वेश, कुछ स्कूल के बच्चे नजर आ रहे हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स के बच्चे नजर आ रहे हैं, तो स्कूल्स अभी तक बिहार में खुले हुए हैं क्या? क्योंकि आमतौर पर तो ये पूरा मई का महीना खत्म होने को है, 15 मई तक ऑलमोस्ट स्कूल बंद हो जाते हैं, तो बिहार में ये स्कूल बंद क्यों नहीं हुए? देखिए बिहार में स्कूल के पाठक यहाँ पे एसीएस जो है उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया था कि अभी स्कूल चलेंगे, और सुबह में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया था। आपने देखा होगा कि लगातार शिक्षकों का विरोध इस संबंध में लगातार सामने आ रहा था। हालांकि सरकार का ये कहना था कि अगर सुबह में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पे के पाठक स्कूलों को चलवा रहे थे। निश्चित तौर पे जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर के पाठक के खिलाफ भी सरकार में काफी ज्यादा नाराजगी है, शिक्षकों में नाराजगी है। और हमको जैसी जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद ही के पाठक का तबादला भी हो सकता है पूरे मामले में। और के पाठक को लेकर के लगातार सवाल भी उठे, कई विषयों को लेकर के उनकी आलोचना भी होती रही और अब इस पूरे मामले में भी लोगों में गुस्सा है। बहुत धन्यवाद सर्वेश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे होशियारपुर में करेंगे रैली। प्रधानमंत्री मोदी दशहरा मैदान पहुंचेंगे और वहां पर सभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज थम जाएगा 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार प्रसार का शोर, और उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी पंजाब पहुंचेंगे। सीएम योगी भी आज पंजाब पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी हालांकि अलग जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी अलग जनसभा को संबोधित करेंगे। होशियारपुर वो पहुंचेंगे और वहां पर सुबह 11 बजे का समय है जब रैली को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि 1 जून को वोटिंग होनी है, अंतिम चरण की वोटिंग, और 4 जून को आने हैं नतीजे। और ऐसे में अब अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक और अहम खबर है कि आज शाम को कन्याकुमारी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रॉक मेमोरियल में वो ध्यान लगाएंगे। 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में पीएम मौजूद रहेंगे। 48 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में उसी जगह पर ध्यान करते हुए नजर आएंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने एक वक्त पर ध्यान किया था। हालांकि इसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन आपको ये बताते चले कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर ध्यान मुद्रा में नजर आते। इससे पहले आपको याद होगा कि केदारनाथ में उन्होंने साधना की थी, और अब खबर यह है कि कन्याकुमारी
कि रॉक मेमोरियल में वो ध्यान लगाएंगे। विपक्ष ने हालांकि इसको लेकर के कहा है कि ये दरअसल जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से अभी जो जानकारी सामने आई है वो ये कि आज वो कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे, जहां पर 48 घंटे तक वो ध्यान करेंगे। और इस बीच उत्तराखंड से खबर, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कैची धाम में बाबा नीम करौली के दर्शन आज जगदीप धनखड़ करते हुए नजर आएंगे। उपराष्ट्रपति हैं और साथ साथ में गोविंद बल्लभ पंत वीवी में आयोजित एक कार्यक्रम में भी जगदीप धनखड़ शिरकत करने वाले हैं। तो आज तमाम तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज दौरा है उत्तराखंड में और इस बीच बाबा नीम करौली के कैची धाम में वो दर्शन करेंगे। दर्शन करने के साथ ही एक खास कार्यक्रम है जीबीपी वीवी में, जहां पर वो शिरकत करेंगे। और उस बीच एक बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा, तमिलनाडु पहुंचेंगे। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। तिरुमायम में कोट्टई भैरवर मंदिर में भी जाएंगे अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी है, तमिलनाडु में पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर अपने परिवार संग पूजा अर्चना करते हुए नजर आने वाले हैं। मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकते हुए नजर आएंगे अमित शाह। तो देखिए, एक तरफ जहां चुनावी शोर थम जाएगा और अमित शाह पहुंच रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। इससे पहले लगभग 1 महीना पहले का उनका यहाँ कार्यक्रम आने का था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस दौरान में अब यहाँ अमित शाह नहीं आए थे दर्शन के लिए। और अब अमित शाह पहुंच रहे हैं तमिलनाडु, यहाँ पर मंदिर में दर्शन करेंगे। खबर ये है, जानकारी ये है कि अपने परिवार संग वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। और चलिए बात होगी मध्य प्रदेश की धार स्थित भोजशाला की, जहां पर उत्तरी भाग में मिले हैं अवशेष। स्तंभों में 3 अवशेष यहां पर मिले। स्तंभों के 69वें दिन भी जारी रहा एएसआई का सर्वे। लैब में तैयार होगी पूरी रिपोर्ट। इन पर कुछ आकृति बनी हुई मिली है। दरअसल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने की टीम लगातार 4 दिन से यहां पर सर्वे कर रही है। जीपीआर सर्वे किया गया, एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार की गई। मुख्य रिपोर्ट लैब में तैयार की जानी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही एएसआई टीम नए स्थानों पर खुदाई करने का भी निर्णय लेगी। इसमें कुछ दिन का समय लग सकता है। सुबह 8 बजे एएसआई की टीम भोजशाला में प्रवेश किया और वहां पर ये खुदाई की गई। खुदाई में हालांकि जानकारी मिली है कि कई सारे कुछ और अवशेष मिले हैं। जीपीआर मशीनों से यज्ञकुंड की स्कैनिंग की गई। दरअसल जो भोजशाला है उसके जस्ट सामने एक यज्ञशाला है और उसमें ये जानकारी मिली है कि कुछ अवशेष मिले हैं। हैदराबाद से आई टीम यज्ञकुंड और आसपास के हिस्सों की बारीकी से स्कैनिंग की गई। खनन के दौरान टीम को एक खंडित प्रतिमा यहां से मिली है। पूर्वी भाग यानी कि मेन गेट के पास से टीम को एक पॉइंट की ग्राफिंग भी की गई। इमारत को नुकसान पहुंचाए बिना मशीन की मदद से जमीन के अंदर की स्थिति को यहां पर देखा जा रहा है। उत्तरी भाग में एक प्रतिमा मिली है, उसमें कई आकृतियां उकेरी हुई है। दूसरे पर चित्रकारी थी, ये जानकारी मिली है। और तीसरी है जिसमें अवशेष संगमरमर के पत्थर का हिस्सा थे जो कि मूर्ति की तरह है। हालांकि ये खंडित प्रतिमा बताई जा रही है। हालांकि भोजशाला ऐसी जगह है जहां पर हिंदू पक्ष अपने दावे करता है, मुस्लिम पक्ष अपने दावे करता है। मुस्लिम समाज यहां पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचता है। और अगर हम बात करें हिंदू समाज की, तो हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर वाघ देवी की प्रतिमा थी। तो हालांकि अलग अलग दावे इसमें है। 64 दिन से लगातार भोजशाला की जो है वो जांच लगातार जारी है और अभी भी इसमें एएसआई द्वारा संरक्षित ये है, जबकि मुस्लिम समुदाय से कमाल मौला की मस्जिद कहता है। लेकिन अब इसमें कुछ और अवशेष मिले हैं और अभी भी लगातार वहां पर एएसआई का सर्वे जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएए के तहत नागरिकता देने की शुरुआत हो गई है। बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी कर जानकारी दी है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना, आपको याद होगा कि 11 मार्च 2024 को ही जारी हो चुकी थी और उसके बाद से अब जो तमाम जो प्रक्रिया है वो इसके तहत शुरू हो गई है। कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई है। नागरिकता देने का ये पूरा कानून है 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से आवेदकों को सौंपा गया था और इसके बाद जो पूरी बाकायदा सूची थी उसको सौंपा गया था। और अब जो नागरिकता देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। हालांकि इसको लेकर के लंबी बहस भी चली, लेकिन लगातार हर मंचों से यही कहा गया कि ये जो पूरा कानून है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। इसका मकसद यही है कि वो लोग जो कि अलग अलग जगहों से भारत में आए हैं, जिसमें 5 बाकायदा समुदायों का नाम भी दिया गया कि वो अलग अलग जातियों के लोग, जो अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं वो जो भारत में आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है।
एक और बड़ी खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। घायलों को हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन एक तरफ जहां लगातार हम पुणे केस की बात कर रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार के कहर की वजह से, लापरवाही की वजह से 2 लोगों की मौत हुई, वहीं अब ऐसा ही कुछ मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से 3 लोग कुचले गए। तीनों लोगों को इस तेज रफ्तार ने कुचल दिया। फिलहाल तीनों घायलों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी है। पहली प्राथमिकता उनको चिकित्सा देने की, लेकिन फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर को, चालक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बात होगी साइक्लोन रेमल की चपेट में पूर्वोत्तर के 4 राज्य 38 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चक्रवात रेमल ने यहाँ पर भारी तबाही मचाई है। चारों तरफ पानी ही पानी है। अब लगातार लैंडस्लाइड्स वहाँ पर हो रही हैं। जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो चुकी है। लोग बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। चक्रवात रेमल के कारण पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य प्रभावित हैं। 4 राज्यों में तो भारी बारिश और भूस्खलन में कम से कम 38 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इसमें पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में सड़क और रेल संपर्क जो है वो प्रभावित हुआ है। मिजोरम में एक तरफ जहां 29 लोग मारे गए, तो वहीं 25 की मौत अभी हुई है। और ऐसे ही जो पूर्व के राज्य हैं, आइजोल ज़िले की बात करते हैं तो वहाँ पर भी खदान ढही है। इस तरीके से लोगों के मरने का सिलसिला वहाँ पर लगातार जारी है। मिजोरम में 29 लोग मारे गए हैं, जिनमें से अगर बात करें, पहले कुछ लोगों की खबर आ रही थी कि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन उसके बाद खबर आई कि इन सभी लोगों की जान जा चुकी है। अभी आइजोल जिले की बात करते हैं, वहाँ पर भी खदान ढह गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त खासतौर पर पूर्वोत्तर के जो राज्य वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी, आप चाहे मिजोरम की तस्वीर उठाइए, नागालैंड की तस्वीर उठाइए। साइक्लोन रेमल ने इतना परेशान वहाँ के लोगों को कर दिया कि कनेक्टिविटी पुअर हो चुकी है, रोड कनेक्टिविटी पुअर हो चुकी है। जो मेन रोड थे वो टूट चुके हैं। ऐसे में अब लोगों का जो आवागमन था वो बिल्कुल रुक चुका है। लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से बचाया जा रहा है। चारों तरफ आपके सामने भी तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहाँ पर पानी ही पानी है। एक तरफ आप उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में लोग इस वक्त गर्मी से परेशान हैं। यहाँ तपती गर्मी से लोग परेशान हैं। दिल्ली में लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं हो पा रहा। और वहीं अगर बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो वहाँ पर पानी ही आफत का सबब बना हुआ है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनाथ सिंह ने समझाया कनेक्शन, डायनासोर और कांग्रेस का कनेक्शन। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन दरअसल सभा कर रहे थे, उस दौरान हमला बोलते हुए नजर आए। कहा कि 10 साल में कांग्रेस हो जाएगी डायनासोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को यह दावा किया कि मुफ्त राशन योजना के तहत लोगों को उनकी जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न मिल रहा है और वो बचे हुए राशन को बाजार में बेच देते हैं। बिहार के काराकाट में दरअसल पहुंचे हुए थे। इस दौरान संसदीय क्षेत्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा उनके पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। कहा कि जहां तक गरीबी का सवाल है, आज यदि 5 किलो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है, आप ईमानदारी से बताइए, एक घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग 5-5 किलो अनाज लेते हैं। जब पूरा अनाज खा नहीं पाते तो कुछ लोग जाकर इसको बेच देते हैं। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया और उन्होंने साथ साथ में कांग्रेस पर भी जमकर इस दौरान निशाना साधा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश को मोदी जैसे दमदार पीएम की जरूरत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से अपील की। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की उन्होंने अपील की। चंडीगढ़ से उम्मीदवार संजय टंडन के लिए दरअसल प्रचार करने के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। तीसरी बार विजय बनाने की अपील आम लोगों से प्रधानमंत्री को करते हुए नजर आए। देश को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए दमदार प्रधानमंत्री की जरूरत है, ये उन्होंने कहा। चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं संजय टंडन, जिनके समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली में अनुराग ठाकुर सम्मिलित हुए थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरीके से केंद्र की उपलब्धियां रही हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर एक सीट पर दरअसल जो वोटिंग है वो 1 जून को होगी और इसके लिए लगातार जो प्रचार प्रसार का दौर है वो बेहद तेज। और इसी कड़ी में अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचते हैं और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए संजय टंडन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए लोगों से अपील की कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय बनाएं और इसके लिए संजय टंडन को वोट करें। ऐसा भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो कि इस बार हमीरपुर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, लेकिन वो यहां पर चंडीगढ़ में पहुंचे थे बीजेपी के प्रत्याशी संजय टंडन के लिए। इस बीच बढ़ते हैं खबरों में आगे। अगली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई। आरबीआई का यहां पर एडलवाइस एआरसी के खिलाफ में कड़ा एक्शन सामने आया है। फाइनेंशियल एसेट हासिल करने से रोका गया है। वित्तीय
परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से रोका गया है। इस बीच ACL फाइनेंस को भी अहम निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने यहां पर एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि EARCL के खिलाफ में कड़ा एक्शन लिया है। उसे यहां पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से रोक दिया गया है। सुपरवाइजरी परीक्षण के दौरान चिंताओं को लेकर यह कदम RBI के द्वारा उठाया गया है। RBI ने इसके अलावा साथ साथ में आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने इसके अलावा ECL फाइनेंस को भी अहम निर्देश दिए हैं। मुंबई में आज से शुरू होगा मध्य रेलवे का मेगा ब्लॉक। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर 63 घंटे का ब्लॉक होगा। ठाणे में 36 घंटे के लिए होगा मध्य रेलवे का मेगा ब्लॉक। लोकल के साथ कई दूसरी ट्रेनें इससे प्रभावित रहने वाली हैं। मध्य रेलवे मुंबई नेटवर्क पर प्लेटफॉर्म विस्तार कार्यों के लिए 30 मई की मध्यरात्रि से 63 घंटे का मेगा ब्लॉक संचालित किया जाएगा। इस कदम से मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन की सेवाएं भी इससे प्रभावित होंगी। लाखों यात्रियों की आवाजाही इससे प्रभावित होगी। ब्लॉक अवधि के दौरान लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन भी बुरी तरीके से प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए रेलवे ने यात्रियों से अपील की कि यदि आवश्यक ना हो तो आप लोकल ट्रेन में यात्रा करने से फिलहाल बचें। आपको बता दें, यह भी कहा गया है कि तमाम जो स्टेशन है उन पर प्लेटफॉर्म विस्तार और चौड़ीकरण कार्यों को लेकर यहां पर मेगा ब्लॉक संचालित किया जाएगा। जगन्नाथ उत्सव के दौरान हुआ है विस्फोट। ये जानकारी पटाखों में दरअसल विस्फोट हुआ है। 5 लोग इसमें घायल है, 4 की हालत में गंभीर बताई जा रही है। CM पटनायक ने पूरी घटना पर दुख जताया है। ओडिशा के पुरी में बुधवार की रात को भगवान जगन्नाथ के चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोग झुलस गए। पुलिस ने बताया है कि दुर्घटना के समय सैकड़ों लोग अनुष्ठान देखने के लिए पहुंचे हुए थे और उसी दौरान यह हादसा हो गया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। 5 लोग घायल, जिसमें से 4 की हालत बहुत ज्यादा गंभीर इसमें बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। ईरान की फायरिंग में 4 पाकिस्तानियों की मौत हो गई है, 2 अन्य जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से इस क्षेत्र में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। घटना के बाद से वहां पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। बलूचिस्तान प्रांत के अर्धसैनिक बलों के सूत्र ने यह बताया कि मंगलवार बुधवार रात तहसील मशकिल बाचा राय में हुई घटना पर अधिकारी ईरानी समकक्षों के संपर्क में है। हालांकि अब तक ईरान की सेना की तरफ से सीमा पार वाहन पर की गई फायरिंग का कोई स्पष्ट कारण नहीं सामने आया है। बढ़ते खबरों में आगे अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि कर्ज संकट में फंसी स्पाइस जेट कंपनी और कंपनी के खिलाफ में दिवालिया अर्जी दाखिल कर दी गई है। तो स्पाइस जेट कंपनी से जुड़ी एक खबर, जहां पर ELF का ब्याज समेत $1.6 करोड़ बाकी है। विमानों के इंजन मुहैया कराने वाली कंपनी इंजन लीज फाइनेंस यानी कि ELF ने करीब 100 करोड़ रुपए की देनदारी के मामले में कर्ज संकट में फंसी एयरलाइन स्पाइस जेट के खिलाफ में दिवालिया घोषित करने के लिए यहां दाखिल कर दिया। पलक, आपके पास जानकारी? दरअसल ELF ने स्पाइस जेट को 8 विमान इंजन पट्टे पर दिए हैं। उसने दावा किया है कि स्पाइस जेट पर किराए और ब्याज समेत कुल $1.6 करोड़ की देनदारी बनती है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली पीठ ने बुधवार को इस याचिका पर संक्षिप्त में सुनवाई भी करी है। इस दौरान स्पाइस जेट के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि आप मुझे समय दीजिए। इस पर महेंद्र खंडेलवाल और संजीव रंजन की पीठ ने स्पाइस जेट याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जानकारी मिली कि 2017 में स्पाइस जेट को इंजन पट्टे पर देने का समझौता किया गया था। स्पाइस जेट अप्रैल 2021 से ही भुगतान समय पर नहीं कर रही है, ये इसमें जानकारी मिली है। और इस पूरे मामले में कर्ज संकट में फंसी स्पाइस जेट के खिलाफ दिवालिया अर्जी दाखिल। ELF का ब्याज समेत $1.6 करोड़ इसमें बाकी।